गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 82 नंबर वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम कर रहे हैं 83 नंबर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। 83 नंबर कंप्लीट हमारी चल रही है। ठीक है। अब जो हमने प्रायिकता वाला टॉपिक पढ़ रखा था, जो हमारा कंटिन्यू चल ही रहा था, है ना, तो प्रायिकता वाली प्रश्नावली का जो टॉपिक हमारा कंप्लीट, जैसे कल हमने 82 नंबर वीडियो में किया था, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने देखा था कल हमने जो 5वें सवाल के बारे में बात की थी, तो उसमें लीप वर्ष, 52 रविवार आना, 53 रविवार आना, रविवार की जगह पर कोई और भी सोमवार, मंगलवार, है ना, कुछ भी चेंज कर सकता है। तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। मैंने हर चीज़ आपको बहुत ओपनली बता दी थी यहाँ पर कि हर चीज़ को कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और इस टाइम पर जब आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे अब कुछ पाठ्यक्रम हटाया है ना, कुछ नया जोड़ा है, तो इन सब चीज़ों के अंदर जब हम पेपर के हिसाब से बात करते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि पेपर में क्या चीज़ आने वाली है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए काम करना है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जितनी भी चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर हैं, उनमें कितने प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कितने प्रकार से उनको घुमाया फिराया जा सकता है। तो हर चीज़ का बड़ा डीपली ज्ञान आपके पास होना चाहिए, है ना। तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन निकाल दे, आप बिल्कुल अटके नहीं। तो इसलिए मैंने वो पूरी डिटेल कल इस कंडीशन पे बताई थी आपको कि लीप वर्ष के बारे में, अलीप वर्ष के बारे में, और 52 रविवार आ गए तो 52 रविवार यानी 52 सप्ताह में आ रहे हैं, 53 आ रहे हैं, 54 आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो आपको देखना है। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिया गया कि PA, यदि PA बराबर 0.65 ये दिया गया है। यदि PA बराबर 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तब A नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना, ये बोला गया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। जब मैंने शुरू में, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा चला था, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा था उसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो कंडीशन हमने यहाँ पे यूज़ की थी, उसमें आपको ये पता था कि कोई भी प्रायिकता है, मैंने आपको इस तरह से लिख के बताया था कि कोई भी प्रायिकता है वो 0 से और 1 के बीच में होती है। बताई थी ना ये बात? ध्यान आ रहा होगा आपको, नोट भी किया होगा आपने, कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है तो A का A आ जाए, E आ जाए, ना, कुछ भी आ सकता है। तो अगर यहाँ पर कोई भी संख्या आपको यहाँ पर मिल रही है और उसकी प्रायिकता हमको निकालनी पड़े, कोई भी घटना मिल रही है और उसकी प्रायिकता अगर निकालते हैं तो 0 से 1 के बीच में रहती है। 0 हो सकती है, अगर वो घटना घटित नहीं होती है तो उसको हम 0 बोल देते हैं। अगर वो घटना घटित हो रही है तो उसको हम 1 बोल देते हैं। लेकिन जो उनकी प्रायिकता है वो दोनों 0 और 1 के बीच में चलती है, मध्य में चलती है, ना। ये कंडीशन समझ में आ गई थी, पहले की बात है। उसके बाद एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी घटना घटित होती है ना, तो उसको लिखने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ऐसे लिखाया जाता है। और अगर कोई भी घटना घटित नहीं हो रही है, उसको लिखने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार, ये होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार, घटना घटित होती है तो ऐसे प्रदर्शित होता है, घटना घटित नहीं होती है तो ऐसे प्रदर्शित होता है। जब कोई घटना घटित होती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जब कोई घटना घटित नहीं होती है तो उसकी प्रायिकता 0 होती है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन इसी के अंदर से निकल के आता है जो इससे संबंधित है कि आपको ये बताया गया था कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A लेते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार लेते हैं तो इसका जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। यानी कि किसी भी एक कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हमसे प्रायिकता पूछी जाए तो उन सभी घटनाओं की जो प्रायिकता होती है उसका योग 1 के बराबर होता है ना। ये बातें आपको पहले से ही बताई दी थी। तो फर्स्ट क्लास की बातें थी हमारी, जो हमने जब ये प्रायिकता शुरू की थी तो उसमें फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताई थी ये सारी बातें। तो अब इतना आपने कर लिया। अब आप देखिए, कोई बच्चा जैसे नया जुड़ा है, अब उनको पता नहीं है कि भाई ये कहाँ से आया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यानी कि कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है ना। यहाँ पर कोई भी घटना घटित हुई, उसकी प्रायिकता 1 है, सही है। फिर कोई भी घटना घटित नहीं हो रही है, उसकी प्रायिकता 0 है। अब दोनों का योग करेंगे तो 1 ही तो आएगा, सही है। तो ये स्थिति हमारे पास आ जाती है और इसी स्थिति का प्रयोग हमको इस सूत्र के अनुसार करना है।
ये थोड़ा सा कटा है, कोई बात नहीं, ये आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, है ना। अब दिख रहा है, तो 1 + 0 = 1 हो गया, दिख रहा है बिल्कुल, है ना। तो हालांकि खैर ये सारे काम हम पहले कर चुके हैं, तो इनको हमें बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं लिखना है ये। अब मैं इन्हीं चीज़ों का प्रयोग यहाँ पर करूँगा कि इसको हटा दिया और फिर इसके बाद में देखिए, तो ए नहीं की प्रायिकता ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बराबर 1 होता है। ठीक है, ये होता है, ये हम जानते हैं। अब पी ए का मान हमको दिया गया है, तो पी ए का मान हमने रख दिया, पी ए का मान रख दिया 0.65, तो 0.65 ये मान रख दिया, प्लस पी ए बार इसको ऐसे ही छोड़ दिया और बराबर 1। अब आपको मान किसका निकालना है? मान निकालना है हमको पी ए बार का, है ना। इसको हटाएंगे, इसको हटा के उधर भेज दिया, तो ये वैल्यू बन जाती है पी ए बार बराबर 1 - 0.65। ठीक है, इनको घटा दिया, तो जब इनको घटाएंगे तो पी ए बार बराबर होता है 0.35। ठीक, ये स्थिति हमारी आ गई और यही हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है भाई, आपको लग रहा होगा कि बड़ा ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये तो पेपर में आने लायक ही नहीं है, पर ये पेपर में आ चुका है। अब इसके अंदर क्या क्या घुमाव बनते हैं कि अगर मान लीजिए इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, तो क्या क्या बन सकता है। जैसे यहाँ पर पी ए दिया गया, यहाँ पर कोई संख्या दी गई, तो हमें पी ए बार दे सकता है। अब पी ए बार पूछ रहा है ना, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हो सकता है घटना घटित ना होने की प्रायिकता हमें दे दे, घटना घटित होने की पूछ ले, तब भी वही बात रहेगी। आप यही चीज़ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, और फिर ये वाली जो लाइन है ये तो हमें ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन अगर इसका उल्टा कर दिया, तो इसका मान अगर दिया हुआ है तो इसका मान इसकी जगह पे रख देंगे, इसका पक्षांतरण करके उधर भेज देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर इसका मान हमको दे दिया तो इसके मान का पक्षांतरण हो जाएगा, पी ए का मान आ जाएगा, है ना। तो एक ही कॉन्सेप्ट से ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अंक बदले जा सकते हैं, अंक को रटना नहीं है, दिमाग में ये बिल्कुल नहीं रखना कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो 0.65 ही मिलता है या 0.65 ही मिलता है, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 7। नंबर 7 है कि दो सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब दो सिक्के हैं, एक बार उछाले जा रहे हैं, तो देखिए क्या कंडीशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अगर हम दो सिक्कों की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे कि दो सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, क्या परिणाम होंगे। अब देखिए, एक चीज़ मैंने कल भी बताई थी, जब भी इनका बेसिक चला था तब भी मैंने बताया था, एक सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं या दो सिक्कों को एक बार उछाल रहे हैं, एक ही बात होती है। क्यों होती है वो एक बात? क्योंकि आप दो सिक्कों को उछाल रहे हैं तब भी वही HT और HT आएगा, है ना। एक सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं तब भी वही HT और HT आएगा, तो कुल परिणाम है। इसको मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको पता है कैसे करना है ना। थोड़ा सा बताऊँ क्या, यहाँ बता देते हैं। देखिए, HT आया था और HT आया था, है ना। वे दो सिक्के हैं, दो सिक्कों को आप एक बार उछालते हैं। जैसे हमने पहला सिक्का उछाला तो हम ये कहेंगे कि इसमें से हेड या टेल में से कुछ आ सकता है। फिर दूसरी बात करेंगे कि हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है। दो सिक्के उछाल रहे हैं, जब इनका गुणा कर देंगे तो वही HH, HT, TH, TT, है ना, चार आएंगे। तो इनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि HH, HT, TH, TT, ये आ गए। तो कुल परिणाम कितने आए? कुल परिणाम आए 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये है, उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अधिक से अधिक एक पट आना,
तो अनुकूल घटना हमारी बनती है, अनुकूल घटना बराबर अधिक से अधिक एक पट आना। अब अधिक से अधिक एक पट है, क्या मतलब हुआ इसका? अधिक से अधिक एक पट का, अधिक से अधिक एक पट, ज़्यादा से ज़्यादा एक पट आना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, है ना। इस पर नज़र रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला? अधिक से अधिक एक पट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक पट, यानी एक टैल आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक से कम तो हो सकता है ना। कोई आपसे ये कह देता है, जैसे एक जनरल उदाहरण लेते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अगर हमसे कोई ये कह देता है कि मान लीजिए 10 नंबर का कोई टेस्ट हुआ, है ना, कोई पेपर हुआ, 10 नंबर का टेस्ट लिया, तो अगर मैंने 10 नंबर का टेस्ट ले लिया तो आप अधिक से अधिक कितने नंबर ला सकते हैं? बताइए। 10 नंबर का कोई टेस्ट लिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ला सकते हैं? तो आपका जवाब होगा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। अधिक से अधिक कितने नंबर आ सकते हैं? तो अधिक से अधिक 10 नंबर आ सकते हैं, है ना, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन क्या 10 ही आ सकते हैं? कम नहीं हो सकते भाई, ये तो तय है कि 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 10 नंबर का टेस्ट है तो अधिक से अधिक कितने नंबर ला सकते हैं आप? 10 नंबर ला सकते हैं। 10 से ज़्यादा तो नहीं ला सकते, लेकिन 10 से कम तो ला सकते हैं। किसी बच्चे के 9 नंबर आ सकते हैं, किसी के 10 आ सकते हैं, किसी के 8 भी आएंगे, किसी के 2 भी आएंगे, किसी का 0 भी आएगा। तो 10 से कम तो हो रहे हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो रहे। तो वही कंडीशन यहाँ पर आती है कि अगर हम अधिक से अधिक की बात कर रहे हैं, है ना, तो अधिक से अधिक में हम हाईएस्ट पे तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन हाईएस्ट से ज़्यादा नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते, तो नीचे तो आ सकते हैं। तो यही कंडीशन यहाँ पर कि अधिक से अधिक एक पट, एक पट का मतलब एक टैल आना चाहिए, एक टैल से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, तो एक टैल से कम आ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या स्थिति हैं। यहाँ पर जब हम H और T को लेते हैं तो एक टैल आया, फिर T और H को लिया तो भी एक टैल आया। इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे 2 टैल आ रहे हैं, तो हमें अधिक से अधिक एक ही लेना है, एक से ज़्यादा नहीं लेना है ना। ये कंडीशन पता है आपको, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन एक से कम तो ले सकते हैं, तो एक से कम यहाँ पर आ रहा है। अब आप कहेंगे इसमें तो टैल आ ही नहीं रहा, तो बिल्कुल यही तो कंडीशन आ रही है कि इसमें टैल आ ही नहीं रहा, 0 आ रहा है ना। टैल की संख्या कितनी आ रही है? 0। जब दोनों हेड हैं तो टैल की संख्या 0 हो गई। जब 0 हो गई तो ये भी हमारे काम का होगा, ध्यान रखिएगा इसका, है ना। यही क्वेश्चन गलत कराता है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है। अधिक से अधिक एक पट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए। एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन एक से कम हो सकता है, एक से कम हो सकता है। तो इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें 0 है, एक भी टैल नहीं है ना, तो 0 टैल माना जाएगा। तो कुल मिला के परिणाम कितने आए? यहाँ पर परिणाम आ गए 3। अब आते हैं हम हमारे फॉर्मूले पर कि जो प्रायिकता है, तो प्रायिकता का फॉर्मूला किसके बराबर होगा? तो यहाँ लिख देते हैं अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। कुल घटना कितने हो गए? इसको हटाइए 10/10 को, क्या आ जाएगा? अनुकूल घटना की जगह पर तो आ जाएगा 3 और कुल घटना की जगह पर आ जाएगा 4। तो इसकी प्रायिकता क्या बन जाती है? इसकी प्रायिकता बन जाती है 3/4। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है इसका। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है ना, समझ में आ गया ना? ये ध्यान रखना है इसका, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। इसी प्रकार का सवाल जब अधिक से अधिक और कम से कम दोनों में बनता है। अधिक से अधिक और कम से कम दोनों के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है 13 है? देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को 2 बार उछाल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मेरे को बताना पड़ेगा कि अगर हम एक पासे को 2 बार उछाल रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब आप एक पासे को उछालते हैं तो जैसे
एक बार पासा उछाला तो 1 2 3 4 5 6, और दूसरी बार पासा उछाला तो 1 2 3 4 5 6। ये कंडीशंस हमारे पास आती हैं। देखिए कटा तो नहीं, ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। इसका क्या मीन्स निकल रहा है? हमने एक पासा फेंका है ना, पासा डाइस जो आप सांप सीढ़ी में लूडो में काम में लेते हैं है ना, खेल रहे होंगे लॉकडाउन में। आजकल तो काम ही क्या किया है हमने, खेला ही खेला है। तो बहुत अच्छी तरह अब आप उसको पहचान गए होंगे कि वो जो डाइस है अगर हम उसको एक बार फेंकते हैं तो क्या आपको पता होता है कि उसके अंदर क्या परिणाम आने वाला है, क्या पॉइंट आने वाला है? हमें नहीं पता होता है ना, इसीलिए उसको न्याय पासा बोला जाता है। कई जगह आपको नाम मिलता है उसका, तो उसका नाम कई जगह क्या लिख देते हैं, उसको लिख देते हैं न्याय पासा। न्याय पासा मतलब वो न्याय करता है हमेशा, वो किसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। उसकी जो कंडीशंस आ रही हैं वो किसी को पहले से ही पता नहीं होता है, ठीक है। तो जो प्री प्लान्ड है वो उसमें नहीं आता है, हमें नहीं पता कि क्या होगा, हम उसको फेंक देते हैं और पता चल जाता है भाई। जब वो कंप्लीट रुक जाता है तभी हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्या पासा आ रहा है, क्या अंक आ रहा है उसमें, इसलिए उसका नाम न्याय पासा होता है। अब एक बार पासा फेंका, जैसे ही एक बार पासा फेंकते हैं इन 6 में से कोई सा एक अंक आएगा, कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी अंक आया। यहाँ से भी हमने पासा फेंका, कोई सा भी एक अंक आ गया, पता नहीं कौन सा आएगा। लेकिन हमसे ये कहा गया कि जब आप 2 बार पासा फेंक लेते हैं तो कितनी प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं, है ना, कितनी स्थिति बन सकती हैं, क्या क्या स्थिति हो सकती हैं। तो हम इन स्थितियों को मिलाते हैं। देखिए कैसे मिलाएंगे, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे लिख दिया। मतलब क्या किया, अब इसको बनाने का जो तरीका होता है ना वो सिंपल, कि एक अंक यहाँ से लेना है, यहाँ से, और इन सब के साथ मिला देना है। तो एक को पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, इन सब के साथ मिक्स कर देंगे। सही है। तो इस प्रकार से एक लाइन तैयार हो जाती है। फिर 2 को उठाते हैं तो 2 1 2 2 2 3। अब इसको मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, आप साइड में बना सकते हैं इसको, है ना। तो सवाल के दौरान इसकी बीच में ज़रूरत पड़ती है, पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप इसको कंप्लीट बनाएं, लेकिन बना लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, फिर 2 5 है, और फिर 2 6 है, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर उसके बाद में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब देखिए इन सब चीज़ों को, तो हमने क्या काम किया, हमने इस एक को लिया और इन सब के साथ मिक्स कर दिया, तो ये स्थिति बन गई। फिर 2 को लिया, सबके साथ मिक्स किया, ये वाली लाइन तैयार हुई। 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, सबको ले लिया, ये स्थिति बन गई। अब पासा आपने 2 बार फेंका, तो देखिए इन सब में से कोई सी एक स्थिति होगी हमारे पास 2 बार पासा फेंकने पे। हो सकता है जैसे पहली बार में 4 आ गया, दूसरी बार में 3 आ जाए। ये हो सकता है पहली बार में 6 आ गया, दूसरी बार में 4 आ जाए। हो सकता है पहली बार में 3 आ गया, दूसरी बार में 6 आ जाए, है ना। हो सकता है पहली बार में 4 आया, दूसरी बार में 1 आ गया। तो ये वो स्थितियां हैं टोटल, और ये कुल स्थितियां हैं 36। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो कुल मिला के कितनी स्थिति हमारे पास प्राप्त हुई, कुल मिला के 36 स्थिति प्राप्त हुई हैं। और इनको निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी होता है कि इसका संभावित परिणाम 6 होते हैं, इसके भी संभावित परिणाम 6 होते हैं, दोनों का गुणा कर दीजिए 36 आएगा। ठीक है। तो चाहे आप ऐसे करते हैं या आप ऐसे करते हैं, एक ही बात है, लेकिन अगर हम ऐसे कर लेते हैं तो हमारा जो सवाल अब आगे पूछा जा रहा है उसमें हमें क्वेश्चन निकालने में आसानी होती है। अब देखिए, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, ये आपको साइड में नोट करना है। तो पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि 2 पासों को उछालने पर कुल संभावित स्थितियाँ। तो 2 पासों को उछालने पर कुल संभावित स्थितियां।
तो क्या होंगी कुल संभावित स्थितियां? बराबर 36। ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको तो साइड में रखना है आपको, है ना। कुल संभावित स्थितियां 36 होती हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता तो आपको ज्ञात करनी है ना। अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता आपको निकालनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा साइड में लिखना है, यहाँ थोड़ी जगह की कमी है तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम अनुकूल घटना की बात करते हैं। अनुकूल घटना हमारे पास क्या आती हैं, तो यहाँ से देखिए अनुकूल घटना है, कौन कौन सी है अनुकूल घटना कि अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता। अब आप ये देखिए कि भाई अंकों का योग जो 9 आ रहा है ना, वो कितनी बार आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। अंकों का योग 9, देखिए यहाँ पे आ रहा है 9। अंकों का योग का मतलब कि पासे पर जो 2 अंक आए हैं इनका योग कर दीजिए, तो 3 आया और 6 आया, दोनों का योग करेंगे तो 9 आएगा ना। और पासे का कोई भी सवाल होगा कभी भी, अभी हम 10th की बात कर रहे हैं, फिर हम 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, अगर आप कभी भी वहाँ पे साइंस मैथ लेते हैं तो जब आप देखेंगे तो पासे का कोई भी सवाल होगा तो इसकी जो श्रेणी है वो देखिए ऐसे बनेगी। हमेशा जो भी सवाल आएगा वो एक तिरछी लाइन से आएगा, कोई भी कंडीशन पूछी जाएगी तो वो तिरछी लाइन में आएगी हमेशा। तो 3 और 6 भी 9, 4 और 5 भी 9, 5 और 4 भी 9 और 6 3 भी 9 हो गए 9। कितनी बार आया, 1 2 3 4, यानी 4 परिणाम ऐसे प्राप्त हुए हैं जिनमें अंकों का योग 9 आया है। तो यहाँ लिख देंगे अनुकूल घटना, इनको सबको नोट करेंगे 3 6, ये थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं, इधर मैंने ये बना लिए हैं 4 5, फिर अगला है 5 4 और अगला है 6 3। देखिए दिख रहा है ना, दिख रहा है, थोड़ा सा देख लेना, मैनेज कर लेना। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने यहाँ बना दिया ना, तो बोर्ड का साइज़ थोड़ा यहाँ पे कम है, विजिबल नहीं है वो ज़्यादा। बोर्ड तो बहुत बड़ा है पर विजिबल नहीं है, इसमें थोड़ा सा जूम किया हुआ है क्योंकि मार्कर वाली जो इंक है वो जल्दी से, अगर हम पूरा फुल बोर्ड साइज़ ले लेंगे तो वो दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा जूम किया हुआ है, तो बोर्ड साइज़ कम हो गया है कैमरे के लिए ना। तो इसको वैसे दिख रहा है, खूब अच्छा दिख रहा है। 3 6 4 5 5 4 6 3 यही आ रहा है। अब जब इनका अनुकूल घटना का संख्यात्मक मान लेते हैं तो कितने परिणाम हमको प्राप्त हुए, 4 परिणाम प्राप्त हुए हैं और कुल कितने थे, 36 थे। और जब हम इसकी प्रायिकता की बात करते हैं तो यहाँ लिख देंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा कुल घटना, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो अनुकूल घटना क्या है, अनुकूल घटना है 4 और कुल घटना कितनी है, कुल घटना है 36। इनको काट लेंगे तो आंसर कितना आ गया, 1/9। 9 चौक 36 होता है ना, 4 से ही 36 कट गया तो 1/9 आंसर आ गया। ठीक है, ये अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता है ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर अभी इसका सेकंड पॉइंट बचा हुआ है कि अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता, इसको भी करते हैं। पहले इसको नोट करिए, मिटाऊंगा फिर इसको यहाँ से। हो गया, कंप्लीट है, कर लिया ना सबने। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट पूछा गया है जो यहां से आ रहा है, दूसरा है अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता, 13 होने की प्रायिकता ये पूछा गया है। तो पहले हम लेते हैं अनुकूल घटना। अब उसी जगह चले जाइए वापस जहाँ पर हमने ये 36 स्थिति बनाई है। अब जब हम इन 36 स्थितियों पर विचार करते हैं, इनको देखते हैं, और मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो जितने भी अंक हैं इनका योग करिए और योग करने पर 13 प्राप्त होना चाहिए, तो क्या कितने अंक बन सकते हैं इसमें, दोनों अंकों का योग 13 होना चाहिए। तो दोनों अंकों का योग 13 हो सकता है क्या, हाईएस्ट मान है 6 और 6, हाईएस्ट मान। अब हाईएस्ट मान 6 6 है, जब इनका योग करते हैं तो 12 प्राप्त होता है ना।
हाईएस्ट मान कितना प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है, 13 प्राप्त नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि कभी भी 12 से ज़्यादा का अंक पूछेगा तो हमारा आंसर ना होगा, है ना। 12 प्राप्त होने पर सवाल बन सकता है, लेकिन 12 से ज़्यादा प्राप्त होने पर 13 आ जाए, 14 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर ज़्यादा की कंडीशन आती है, 12 से ज़्यादा की कंडीशन आती है तो सवाल का आंसर नहीं होगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसे कोई भी अंक नहीं है कि जब हम उनको योग करें तो योग करने के पश्चात हमारे पास 13 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो अनुकूल घटना कितनी बन गई, 0, 0, एक भी घटना नहीं है ऐसी। जब एक भी घटना नहीं है तो उसका जो प्रायिकता बनती है, तो उसकी प्रायिकता देखिए क्या बनती है, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना और बटा कुल घटना, ठीक है, अनुकूल घटना बटा कुल घटना। तो अनुकूल घटना कितनी आ गई, 0, और कुल घटना कितनी है हमारे पास, 36। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग लग जाएगा तो आंसर कितना आ जाता है, 0। अनिर्धारित रूप की बात नहीं कर रहे हैं, अभी नॉर्मल बातें कर रहे हैं सारी, है ना। एंड निर्धारित रूप की बात नहीं कर रहे कि 0 में 0 का भाग लग गया तो क्या होगा, वो बात की बातें हैं, ठीक है। तो 0 में आपने 36 का भाग लगा दिया, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग लगा देते हैं तो आंसर क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यानी अभी आपको जब शुरू में जब ये टॉपिक मैंने शुरू किया था, देखिए अभी भी छपा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई घटना घटित नहीं होती है तो कोई भी घटना घटित नहीं होने के क्रम में कभी भी, मतलब कोई घटना घटित नहीं हो रही है तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 होती है। तो क्या घटना घटित हो सकती है ये कि अंकों का योग 13 हो सकता है, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। जब हो ही नहीं सकता यानी कि घटना घटित होगी ही नहीं, जब घटना घटित नहीं होगी तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, है ना, इसको नोट करिए। अब ये थोड़ा सा आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा घुमाव फिराव कर देता है या कोई विशेष कंडीशन डाल के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखना, कुछ भी बना दे, ज़रूरी नहीं है कि 9 और 13 ही जैसे यहाँ पे आया है यही दे दे, कुछ और भी पूछ सकता है, 13 की जगह 15 पूछ लिया, 17 पूछ लिया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, है ना। इसके बाद चलो अब टाइम वैसे हो गया है, चलिए फिर नेक्स्ट उसमें करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, है ना, इसको यहीं छोड़ते हैं।